Hi students, how are you? I hope you are fine. Today learn 12th class physics unit 5th. Our topic is related to displacement current यानी कि continuity of current. डिस्प्लेसमेंट करंट से ही जुड़ा हुआ टॉपिक है ये कंटिन्यूटी ऑफ करंट। देखिए मैक्सवेल मॉडिफाई एम्पियर सर्किट लॉ हमने निकाल लिया था, वो बराबर आया था यानी कि क्लोज सरफेस का इंटीग्रल बी डॉट डी एल यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और मतलब कि डिस्टेंस तो इक्वल टू म्यू नोट आई के बराबर होता है। और आई यहाँ पे दो तरह की आई थी, एक आई और एक आई डी। आई का मतलब यहाँ पे कंडक्शन करंट था और आई डी का डिस्प्लेसमेंट करंट। और आई डी हमारा निकला था साइलेंट नोट डी फाई ई बाई डी टी जिनके चेंज इन मैग्नेटिक जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो चेंज होता है उसके बराबर आया था हमारा ये। तो देखिए अब हम निकालते हैं जो सम है इसके अकॉर्डिंग। देखिए द सम ऑफ द कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट जो ये है आई प्लस आई डी इज कंटिन्यूस अलोंग एनी क्लोज पाथ। किसी भी क्लोज पाथ के अलोंग ये क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। लेकिन अलग अलग अगर हम बात करें तो ये डिसकंटिन्यूस होते हैं। अगर अलग अकेले इस करंट की बात करें या अकेले इसकी करें तो ये क्या होते हैं, इंडिविजुअली कंटिन्यूस नहीं होते। लेकिन अगर इकट्ठा हम लेके चल रहे हैं तो ये सारा का सारा इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, कंटिन्यूस है। ये सारा का सारा कंटिन्यूस करंट मूव कर रहा है। तो प्रूफ देखिए इसका, कंसीडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग प्लेट पी एंड क्यू। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लिया जिसकी दो प्लेट हमने ले ली, पी और क्यू हैं। बैटरी बी से जुड़ी हुई है, के की है। तो इस तरह से के हमने प्रेस कर दिया तो यहाँ पर दो हमने लूप ले लिए, एक क्या लूप ले लिया C1 और दूसरा क्या ले लिया C2। C1 जो बाहर है कैपेसिटर से, ये कैपेसिटर है जो दो प्लेट है इनके बीच में, ये C1 C2 इसके अंदर है कैपेसिटर के और ये C1 क्या इससे बाहर ले लिया। तो जब C1 आउटसाइड है तो वो इनसाइड है। देखिए बैटरी की वजह से हमने जब यहाँ से करंट मूव किया तो कंडक्शन करंट मूव करेगा, वो जो C1 में से मूव कर रहा है तो यहाँ से करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर। तो बट दियर इज नो कंडक्शन करंट अक्रॉस द गैप। जो गैप आ गया कैपेसिटर के बीच में, यहाँ पे कुछ नहीं है। कैपेसिटर के बीच में गैप होने की वजह से यहाँ से कोई कंडक्शन नहीं हो सकता इलेक्ट्रिसिटी का। तो यहाँ पर क्या हो गया भाई, कंडक्शन करंट जीरो। तो अब कंडक्शन करंट सिर्फ C1 में से ही जा रहा है। तो देखिए फिर इस केस में तो नो चार्ज ट्रांसमिटेड अक्रॉस दिस गैप। इस गैप में से कोई चार्ज नहीं जा पा रहा अक्रॉस दिस गैप फॉर लूप C1 लूप के अकॉर्डिंग देयर इज नो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे क्या है, फाई क्या है, जीरो है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है यहाँ पे, जीरो है। तो चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया, जीरो। जब इसके अंदर करंट में वैल्यू रखेंगे आई प्लस आई डी, आई तो है यहाँ पे और आई डी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, जो ये फाई डी बाई डी टी यहाँ पे बाहर इसके क्या है, जीरो है। चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो है। तो यानी कि ये सारा करंट फिर किसके बराबर है, सिर्फ कंडक्शन करंट के बराबर होता है टोटल जो है। इसी तरह से अगर हम दूसरे लूप की बात करें C2 जो अंदर है उसमें से करंट की अगर हम बात करते हैं तो ये अंदर होने की वजह से कैपेसिटर के अंदर ये लूप हमने माना है C2। तो इसके अंदर से कंडक्शन करंट तो मूव ही नहीं कर रहा, कंडक्शन करंट तो सिर्फ वायर में से कर रहा है। तो यहाँ पर कंडक्शन करंट यानी कि आई करंट जो है ये जीरो हो जाएगा, आई क्या हो गया, जीरो। और डिस्प्लेसमेंट करंट यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर प्रोड्यूस हो रहा है। यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव, तो उसकी वजह से चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई बाई डी टी यहाँ पे चेंज होएगा। और जिसकी वजह से हमारे पास क्या आ जाएगा, कंडक्शन करंट यानी कि सॉरी डिस्प्लेसमेंट करंट यानी कि आई डी डिस्प्लेसमेंट करंट इसके बराबर होता है। पीछे हम कर ही चुके हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड टॉपिक था पिछला भी। तो एट द गिवन इंस्टेंट इफ क्यू इज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन द प्लेट। अगर हम बात करें क्यू क्या है, प्लेट के ऊपर चार्ज है किसी से, और एरिया क्या है प्लेट का, ए है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम उस गैप के बीच में जब निकालते थे तो फर्स्ट यूनिट के अंदर हमने जो किया था भाई, जब ई किसके बराबर होता था, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा क्या होती थी, चार्ज पर यूनिट एरिया यानी कि चार्ज डेंसिटी होती थी पर यूनिट एरिया की, यानी क्यू बटे ए। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई किसके बराबर था, आता था हमारा ई डॉट ए के बराबर होता था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ई की वैल्यू हमने ये रख दी और साथ में ए से ए कट गया, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ये हमारे पास बच गया है जो हमारी ई की। देखिए
फाई ई की वैल्यू है, इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू है। तो हमने फिर आई प्लस आई डी किसके बराबर हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे डी था, फाई ई की जगह हम इसकी वैल्यू रख देंगे, फाई ई की जगह क्या है, क्यू एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाई डी टी किसके बराबर होता है, करंट के। अब एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा और यहाँ पे क्या आ गया, डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू आई। ये करंट किसके बराबर आ गया भाई, टोटल जो करंट था ये आई के बराबर आया है। तो 2 और 4 नंबर इक्वेशन से हमने देखा भाई ये दोनों का जो सम है वो क्या हो रहा है, एक जैसा ही आ रहा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब ये है आई प्लस आई डी क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूटी को शो करता है, लेकिन अलग अलग दोनों क्या हैं, चेंज हैं। अगर हम इकट्ठे लेके चलें दोनों करंट आई प्लस आई डी तो फिर ये क्या रहते हैं, कंटिन्यूस रहते हैं। इस तरह से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट है कंटिन्यूटी का। अब डिस्प्लेसमेंट करंट से ही जुड़ा हुआ अगला करंट टॉपिक भी हमारा है कंसिक्वेंसेस ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, मतलब इसकी इम्पोर्टेंस कह सकते हैं एक तरह से, या इसका जो रिजल्ट रहा, क्या परिणाम है इसके। तो देखिए हमने द कंसेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट मेक द लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म मोर सिमेट्रिकली। देखिए द इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों चीज़ें एक दूसरे के सिमेट्रिकली हैं। कहने का मतलब ये है, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, और चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। फैराडे ला दिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ द ईएमएफ इंड्यूस कोयल इज इक्वल टू क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर होता था। द ईएमएफ बिटवीन पॉइंट ए बी द मेजर द मैक्सिमम वर्क डन इन टेकिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम एक पॉइंट ए टू बी। तो उस केस में एग्जिस्टेंस ऑफ ईएम सो दैट एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी वजह से क्या होता था भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता था। जब हम क्या चेंज, यहाँ पे हमने क्या कर दिया था, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, और उसकी वजह से क्या चीज़ प्रोड्यूस हुई थी, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ था अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ। लेकिन ड्यू टू दिस फैक्ट फैराडे ने ये कंक्लूजन निकाला, अब चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, देखिए दैट ए चेंज मैग्नेटिक फील्ड विद इन टाइम गिव राइज टू इलेक्ट्रिक फील्ड। उससे हमें क्या मिलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है। ये ऊपर का कंक्लूजन निकाला हुआ है इससे, फिर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है। सिर्फ इसी तरह से इस रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए मैक्सवेल ने देखा भाई कंसेप्ट जो है चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विद टाइम, अगर हम देखें डिस्प्लेसमेंट करंट के केस में भी हमने किया था, ये गिव राइज टू डिस्प्लेसमेंट करंट विच आल्सो प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड। जब हम डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की तो उस देते, तो उस केस में कहता जो वो क्या चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है, साथ में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस वो भी करेगा। हम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे चेंज होता है, जिस तरह से अभी हमने किया था इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे चेंज हो रहा था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये कहता है जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होकर करंट प्रोड्यूस कर सकता है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होकर क्या प्रोड्यूस कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों द टू लॉ अपीयर सिमेट्रिकली। तो इस तरह से दोनों सिमेट्रिक हैं एक दूसरे के, एक से दूसरा, दूसरे से दूसरी पैदा करे जा सकते हैं भाई। वन कंसेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट यूज, लेकिन कंसेप्ट डिस्प्लेसमेंट करंट का यूज़ करना पड़ेगा। इट मीन्स द टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरह से भाई इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्या हैं, दोनों टाइम के साथ वेरी करते हैं। दूसरा इसका परिणाम जो रहा, इनकी कंसिक्वेंस जो रही, द कंसेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट इज कनेक्टेड टू द प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो हमारा टॉपिक है, वो जो प्रोपेगेट करती हैं उसका भी जो रीजन है वो यहीं से क्रिएट होता है। देखिए द डिस्प्लेसमेंट करंट अराइज ड्यू टू द टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। डिस्प्लेसमेंट करंट किसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ था, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट करंट इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से ही उसमें क्या था, मैग्नेटिक फील्ड उसके क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। दैट द वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर ट्रांसवर्स इन नेचर। ट्रांसवर्स का मतलब क्या है, एक दूसरे के 90 डिग्री पे हैं। तो इन ए फीचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इस फीचर, यही फीचर किसके होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के होते हैं। तो मैक्सवेल कंक्लूड दैट एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन ए रीजन वेयर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर चेंजिंग विद टाइम। वो सिर्फ वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या करते हैं, टाइम के साथ चेंज करते हैं। देखिए फिर इसी के जुड़ा हुआ टॉपिक ही हमारा अगला है मैक्सवेल इक्वेशन।
मैक्सवेल इक्वेशन। मैक्सवेल की जो इक्वेशन थी, पीछे जो हम इक्वेशन करके आए हैं पिछले यूनिटों में, वो चारों इक्वेशन मैक्सवेल ने ली। द फोर बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, गास लॉ जो हम पीछे करके आए हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक का था, गास लॉ मैग्नेटिज्म का था, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और मैक्सवेल एम्पियर सर्कुलर लॉ जो हमने किया ही है डिस्प्लेसमेंट करंट के अंदर। इन सभी को चारों को मिला के जो बनती हैं वो इक्वेशन बनती है मैक्सवेल की इक्वेशन। तो मैक्सवेल ने इनसे सभी से जो इक्वेशन, बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, मैक्सवेल शुड दैट दीज इक्वेशन प्रेडिक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इन तीनों की वजह से, तीन चारों जो इक्वेशन ने बताई है मैंने, इनकी वजह से उसने क्या चीज़, किस चीज़ के बारे में प्रोडिक्शन करी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती हैं विच प्रोपेगेट थ्रू द स्पेस इन द फॉर्म ऑफ वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। वो जिस स्पेस में से मूव करेंगी वहाँ पे क्या इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहे हैं, वेरी हो रहे हैं। ही आल्सो थो दैट द वेव आर ट्रांसवर्स इन नेचर, मतलब वेव क्या होती हैं, ट्रांसवर्स होती हैं, और किसकी स्पीड से मूव करती हैं, स्पीड ऑफ लाइट की वजह से। और ये एक्सेलरेट चार्ज की वजह से क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती हैं। ये सारी की सारी की इनकी कहाँ से कंक्लूजन निकाला, मैक्सवेल की जो ये चारों इक्वेशन थी इनका यूज करके ये रिजल्ट मैक्सवेल ने निकाला। तो यानी कि चार इक्वेशन कौन सी थी भाई, पीछे सारे रिजल्ट हमने पढ़े हुए हैं। गास लॉ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, यानी कि इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। इसकी वैल्यू क्या देती है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन टर्म ऑफ चेंज इन इनक्लोज सरफेस एरिया, इसके बराबर होता है। दूसरी क्या थी, गास लॉ इन मैग्नेटिज्म, यानी कि बी डॉट डी एस, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स क्रॉसिंग इनक्लोज सरफेस क्या होता है, जीरो। ये भी रिजल्ट हम कर चुके हैं। तीसरा क्या होता था, फैराडे लॉ इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ई डॉट डी एल, ये किसके बराबर होता है, माइनस के डी फाइव बी बाई डी टी, यानी कि लाइन इंटीग्रल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्ग क्लोज पाथ इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इसी तरह से इक्वेशन तो मैक्सवेल एम्पियर सर्कुलर लॉ जो है, बी डॉट डी एल म्यू आई प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, आज भी पढ़ा था ये। तो ये चौथी इक्वेशन है, इसके क्या चीज़ निकाली, लाइन इंटीग्रल मैग्नेटिक फील्ड अलोंग ए क्लोज पाथ इक्वल टू म्यू टाइम द टोटल करंट। टोटल करंट कौन सा, कंडक्शन और डिस्प्लेसमेंट करंट। तो और पांचवा इसने जो यूज किया लॉरेंट्ज फोर्स लॉ, जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड होते हैं। तो इन इक्वेशन का यूज़ करके मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बताया, जो नेक्स्ट टाइम हम करेंगे। तो ये हमारे टॉपिक कंप्लीट थे, डिस्प्लेसमेंट करंट से रिलेटेड टॉपिक थे सारे ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।